जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं सामान्य भूगोल का। इसमें हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल कर रहे हैं और हम लोग पहले भारत का भूगोल कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम लोग 9वां सेक्शन करने वाले हैं, मिट्टियाँ। और इससे पहले के 8 सेक्शन हम लोगों ने पहले के वीडियो लेक्चर में कर लिए। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट क्या है बहुत आवश्यकता पड़ती है और हम इसी से प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लाते हैं। तो यह ज्योग्राफी का घटना चक्र कंप्लीट करने के बाद हम लोग हिस्ट्री घटना चक्र, फिर पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का और इसी तरह से करंट अफेयर का भी घटना चक्र कंप्लीट करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर 70th बीपीएससी देने वाले हैं या यूपी पीसीएस भी देने वाले हैं। तो उन लोगों तक भी इसे जरूर पहुँचा, क्योंकि इन सभी एग्जामों में ज्योग्राफी का बहुत अहम भूमिका रहती है और काफ़ी बड़े सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में से। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो ये आ गया हमारा आज का टॉपिक, मिट्टियाँ, जिसमें पहला है काली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र एक बार देख लीजिए भारतीय भूगोल मानचित्र पे। और आइए अब इसके प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा से अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेगुर मिट्टियाँ। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेगुर मिट्टियाँ। भारत में काली कपास मिट्टी की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन के से हुई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान के कारण। रेगूर किसका नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगूर किसका नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी का। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेगूर। काली कपास मिट्टी निम्न में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेगूर। कथन कारण वाला प्रश्न है। दक्षिण ट्राइब की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती है, यह गलत है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। सॉरी, उल्टा हम बोल दिए, इसमें ए सही है और आर गलत है। फिर से देखिए, दक्षिण ट्राइब की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती है, यह बिल्कुल सही है। उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रेगुर मिट्टी। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रेगुर मिट्टी। कवेरा किस प्रकार करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केसर। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केसर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह बिल्कुल सही है। उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत। फिर से देखते हैं, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यह बिल्कुल सही है। उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यह बिल्कुल सही है। उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से की काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यह बिल्कुल सही है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कपास की काली मिट्टी। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कपास की काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मालवा पठार में। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है कौन सी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो बी ऑप्शन होगा काली मिट्टी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो बी ऑप्शन होगा काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। झारखंड की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह बिल्कुल सही है।
काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, या फिर बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, या गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अब अगला लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का भी वितरण देख लीजिए आप भारतीय मानचित्र में कहाँ कहाँ है। आइए इस पर आए प्रश्नों को देखते हैं। भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन देखना है क्या क्या है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है, या बिल्कुल सही है। वह नाइट्रोजन और पोटैश से समृद्ध होती है, या गलत है। उसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, या भी बिल्कुल गलत है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, या बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 4 इसमें सही है। कौन कौन सही है फिर से देख लेते हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती है, और चौथा हो जाएगा इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो सी ऑप्शन 1 और 4 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, या बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, या बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, केवल एक सत्य है। फिर से देखते हैं, लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। कथन कारण वाले प्रश्न है, आइए देखते हैं इसे भी। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसकी कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम होती है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला या लेटेराइट प्रकार की है, या बिल्कुल गलत है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसकी कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, या बिल्कुल सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटेराइट प्रकार की है, या बिल्कुल सही गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टियों की प्रधानता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालवा तटीय प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टियों की प्रधानता कहाँ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालवा तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, यह बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, यह बिल्कुल सही है। उनकी उर्वरकता कम होती है, यह भी सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनिवार्य होता जा रहा है, अनउर्वर होता जा रहा है। तो डी ऑप्शन होगा लेटेराइट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे की अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है, तो डी ऑप्शन होगा लेटेराइट। अगला मृदा है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो इसे आप मैप पे एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ जलोढ़ मिट्टी है, और इस पर दिए गए प्रश्नों को आइए सॉल्व करते हैं करके। पहला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर से, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुने। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो सी ऑप्शन होगा जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा निर्मित, सी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कछारी मिट्टी। भारत में सबसे बड़ी मिट्टियों का वर्ग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कछारी मिट्टी। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टियाँ। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टियाँ। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बांगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बालुई दोमट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलुई दोमट। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के कण। दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार के कण। अब अगला है मिट्टी, चौथा चैप्टर है मिट्टी विविध। तो ये एक बार ये देख लीजिए पूरे मानचित्र पे कौन सा मिट्टी किधर मिलता है। पर्वतीय मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी कौन सा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी।
एक बार इसे भारतीय मानचित्र पर देख लीजिए अच्छी तरह से। आइए इस पे आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है सुमेलित करने के लिए मिट्टी और राज्य दिया हुआ है। तो जलोढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, काली हो जाएगा महाराष्ट्र, लाल हो जाएगा आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय हो जाएगा राजस्थान। बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। फिर से जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी हो जाएगा महाराष्ट्र, लाल मिट्टी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और मरुस्थल हो जाएगा राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मटर। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उड़द। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उड़द। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग के प्रमुख कारण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड व की विविधता। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है डी ऑप्शन जस्ता। मृदा में सबसे कमी किसकी है? तो जस्ता की। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। फिर से हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। करेवास मृत्तिका जो जाफरान या केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मृत्तिका। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मृत्तिका। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, यह बिल्कुल गलत है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, यह बिल्कुल सही है। यह मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, यह भी सही है। और इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इसके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी से संबंध में है। तो इसमें देखना है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही कौन सा है? चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यह बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी से संबंधित है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो सही कौन कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 सही है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। अगला सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 से 7। समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाइम का। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाइम का। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता इस समस्या का समाधान है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का शीघ्रकालीन हल है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। इसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में।
भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो सी ऑप्शन होगा गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो सी ऑप्शन होगा गुजरात में। लवण प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो सी ऑप्शन होगा गुजरात। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो बी ऑप्शन होगा यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देते हैं। फिर से पढ़ते हैं, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। अगला है मृदा अपर्दन एवं सुधार, यह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आइए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंबल घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंबल घाटी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपर्दन मिट्टी का कटाव की समस्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुरैना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपर्दन मिट्टी का कटाव की समस्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुरैना। चंबल घाटी के खोह या खड्डों का निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अवनालिका। चंबल घाटी के खोह या खड्डों के निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अवनालिका। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम को पहचानें, तो ए ऑप्शन इसका सही है। पहले असफाल अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन। फिर से निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम को पहचानें, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले असफाल अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने में से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोघर्म। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोधर्म। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरकता प्राप्त करने का नहीं है, तो फसल चक्र है, मिश्रित खेती है, बीज संशोधन नहीं है और बहुफसली खेती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीज संशोधन नहीं है। फसल चक्र आवश्यक है, सी ऑप्शन। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए, तो सी ऑप्शन रहेगा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती है, तो आइए देखते हैं। शास्यवर्तन फसलों का हेराफेर, यह बिल्कुल सही है। बालू का बाढ़, यह गलत है। वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, यह बिल्कुल सही है। और वायु रोध, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 देखते हैं फिर से। शास्यवर्तन मतलब फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और वायु रोध, यह हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2, 1, 3 और 4। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, वनोन्मूलन से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, वनोन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन रोका जा सकता है कैसे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वनारोपण द्वारा। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है कैसे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वनारोपण द्वारा। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वनोरोपण द्वारा। मृदा क्षरण रोका जा सकता है कैसे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वनरोपण द्वारा। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा भूमि की कम या शून्य जुताई, यह बिल्कुल सही है। खेत में सिंचाई से पूर्व जीवाश्म का प्रयोग, यह भी सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3।
1, 2, 3 तीनों सही है। फिर से देख लें, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई, यह बिल्कुल सही है। खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, यह भी सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला हमारा चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति। तो आइए ये पहले यहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या है। वेलांचली व अपूर्ण वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो इसे आप भारत के मानचित्र पर देख लीजिए। अब आइए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? तो बी ऑप्शन रहेगा हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ? तो बी ऑप्शन रहेगा हिमालय में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो बी ऑप्शन रहेगा खैर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो बी ऑप्शन रहेगा खैर की। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ए ऑप्शन रहेगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। सागौर तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे कारण देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तापमान में गिरावट बिल्कुल सही, वर्षा में बदलाव बिल्कुल सही, मिट्टी का अनुपजाऊ होना यह भी सही है, तेज हवा नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2, 3। आइए फिर से देखते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो पहला है तापमान में गिरावट, दूसरा है वर्षा में बदलाव, तीसरा है मिट्टी की अनुपजाऊ होना। अगला प्रश्न, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन्स की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो बी ऑप्शन कम। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। बी ऑप्शन कम। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन है। तो ए ऑप्शन रहेगा वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो ए ऑप्शन रहेगा वन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा देवदार। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी या टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो बी ऑप्शन होगा देवदार। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो सी ऑप्शन रहेगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो सी ऑप्शन रहेगा छत्तीसगढ़। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो डी ऑप्शन रहेगा फर्न। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो डी ऑप्शन रहेगा फर्न में। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है? तो बी ऑप्शन रहेगा पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। फिर से पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिमालय की भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूल है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और आर्द्र मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए। फिर से एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑरिक्स गर्म एवं शुष्क क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूल है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और आर्द्र मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए। अगला सुमेल कीजिए। तो सागौर हो जाएगा मध्य भारत, देवदार हो जाएगा हिमालय के उच्च क्षेत्र, सुंदरी हो जाएगा सुंदरवन और सिनकोना हो जाएगा
हिमालय के तराई। ए ऑप्शन रहेगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन रहेगा सुंदरी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन रहेगा सुंदरी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ वन प्रकार और प्रदेश। तो आइए करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह तराई क्षेत्र में है। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यह मध्य गंगा के मैदान में है। अल्पाइन, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदा सह्याद्री में है। ए ऑप्शन 4 3 1 2, 4 3 1 2। फिर से, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती पाई जाती है तराई क्षेत्र में। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पाई जाती है मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाई जाती है सह्याद्री में। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय वन पाई जाती है साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। और पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका डी ऑप्शन रहेगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। फिर से, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। और पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। डी ऑप्शन 4 2 1 3। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा देवदार। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा देवदार। नीचे दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1 2 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनमें से जिसमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वे क्षेत्र हैं। तो सी ऑप्शन होगा 3 के सूखे वन, 3 के साखू वन। यहाँ पे 3 है जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो आता है उसी को दिया हुआ है 3 के सूखे वन। निम्नलिखित में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित के किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महोगनी। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महोगनी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खेजरी। लिसा प्राप्त होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। लिसा प्राप्त होती है कहाँ? तो ए ऑप्शन होगा चीड़ के वृक्ष से। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है कच्छ वनस्पति और राज्य। तो अक्षरा रत्नागिरी यह हो जाएगा महाराष्ट्र। कुंडापुर यह हो जाएगा तमिलनाडु। कुंडापुर हो जाएगा कर्नाटक और पिचवरम हो जाएगा तमिलनाडु और बेम्बनाड हो जाएगा केरल। डी ऑप्शन हो जाएगा 4 1 5 3, 4 1 5 3। फिर से देखते हैं, अक्षरा रत्नागिरी या महाराष्ट्र में हो जाएगा, कुंडापुर हो जाएगा कर्नाटक में, पिचवरम हो जाएगा तमिलनाडु और बेम्बनाड या बेम्बनाद हो जाएगा केरल में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल का सुमेल है, भीतरकनिका उड़ीसा का सुमेल है, पिचवरम और तमिलनाडु का सुमेल है, बेम्बनाद कर्नाटक का सुमेल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, बेम्बनाद कर्नाटक। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है? तो डी ऑप्शन रहेगा असम और केरल में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है कहाँ? तो डी ऑप्शन रहेगा असम और केरल में। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ए ऑप्शन रहेगा पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है सिंचाई एवं नहरें। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा एवं गोदावरी। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहर परियोजना दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है। तो पहला घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है उकाई नहर परियोजना गुजरात, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, यह भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जवाई परियोजना तमिलनाडु। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, यह बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। फिर से देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियाँ मौसमी है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश में लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, यह गलत है। कछारी मृदा देश की उत्तरी मैदान का प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, यह बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांत सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन होगा हरियाणा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 के प्रतिशतांत सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन होगा हरियाणा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है? तो ए ऑप्शन होगा पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। या वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, यह गलत है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा PWP सिंचाई। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा PWP सिंचाई को। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरयू पार मैदान में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा सरयू पार मैदान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि सर्वाधिक है? तो सी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्य की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो यहाँ पे देख लीजिए, क्षेत्र है 1, 2, 3, 4। एक इधर नॉर्थ ईस्ट वाला है, दूसरा बंगाल वाला है, तीसरा यूपी वाला है, और तीसरा महाराष्ट्र वाला और चौथा यूपी वाला है। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1।
पहले हो जाएगा यूपी, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा असम, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, और एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा दिनशॉ जे दस्तू ने। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनशॉ जे दस्तू ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजना से। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कैसे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। फरक्का की नहर का जलवहन क्षमता, सी ऑप्शन हो जाएगा 40,000 क्यूसेक है। फरक्का की नहर का जलवहन क्षमता कितना है, तो 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गंडक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो हरिक्के बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है, तो सी ऑप्शन हरिक्के बैराज। हरिक्के बैराज इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों से संगम पर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यास और सतलज। हरिक्के बैराज इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यास और सतलज। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब ब्यास से और सतलज से। राजस्थान की इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, तो बी और सी दोनों, मतलब ब्यास और सतलज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, डी ऑप्शन सतलज नदी पर हरिक्के बैराज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है, तो डी ऑप्शन होगा सतलज नदी पर हरिक्के बैराज से। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती कहाँ से, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो डी ऑप्शन होगा 1, 3, 4, मतलब ब्यास से, रावी से और सतलज से। चिनाब से उसको पानी नहीं मिलता है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहाँ, तो ब्यास, रावी और सतलज से। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया, बी ऑप्शन 1927 में। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया कब, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, लक्ष्यों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो कृषि उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, यह भी सही है। और भू प्रबंधन में का सुधार, यह भी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चारों सभी। फिर से शारदा सहायता समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, लक्ष्यों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी, मतलब कृषि उत्पादन बढ़ाना पहला, दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बढ़ाना, और तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, यह सही है। निज़ाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, यह भी सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी सही है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। अगला है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान गंगा पर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान गंगा पर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नरौरा में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिवेणी नहर। हरियाली एक नई परियोजना है, बी ऑप्शन बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली एक नई नहर परियोजना है किसके लिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना संबंधित है किससे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जल प्रबंधन से। हरियाली नहर परियोजना संबंधित है किससे, तो जल प्रबंधन से।
एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ देख लेते हैं एक एक करके। सी ऑप्शन होगा 1, 3 और 4। इसमें देखते हैं मृदा के बह जाने से रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जागरण। इसमें 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, यह गलत ऑप्शन है। फिर से देखते हैं एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का क्या लाभ है? तो मृदा के बह जाने से रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन। सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम परियोजना है और मंत्रालय है, तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सूखा प्रवन क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, यह गलत है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यह भी गलत है। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, मतलब कोई भी इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्राप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? तो खरपतवार की कमी और मृदा अपरदन की कमी। सी ऑप्शन 1 और 3। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा द्रास या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है? तो पहला है खरपतवार में कमी और दूसरा है मृदा अपरदन में कमी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। बकिंघम नहर स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। बकिंघम नहर स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा कोरोमंडल तट पर। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन रहेगा कृषि क्षेत्र। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन रहेगा कृषि क्षेत्र। अगला है चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? तो बी और सी इसका दोनों हो जाएगा, गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? तो बी और सी इसका दोनों हो जाएगा, गंगा बेसिन से और यमुना बेसिन से। और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें पहला है नर्मदा घाटी परियोजना। तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए, यह भी हमें जरूर बताएंगे, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका ज्योग्राफी पकड़ अच्छा हो सके और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में आए तो आप लोग उसे अच्छे से हल कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें और जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसे परियोजनाओं से, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला रहेगा नदी घाटी नर्मदा घाटी परियोजना है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।